नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ टीचर में। आज हम आपके लिए लाए हैं सी टेट 2024 में पूछे गए प्रथम प्रश्न पत्र के 30 इन्वायरमेंट स्टडीज़ के क्वेश्चंस। दोस्तों, ये क्वेश्चंस 2024 में पूछे गए थे। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि आप पिछले बार के क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करके जाएं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हों और आप पहले से ही जानते हो कि किस तरीके से प्रश्न सी टेट में पूछे जाते हैं। आज हम इस वीडियो में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के 30 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, जो कि सी टेट के द्वारा ऑफिशियल आंसर की से पूरी तरीके से मैच कराकर आपको बताया जाएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके सी टेट के पूरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इस चैनल पर कराने जा रहे हैं। अभिकथन एवं कारण का क्वेश्चन है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अभिकथन एवं कारण को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन है, हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। कारण है, हाथी 14 से 15 साल बाद झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। अभिकथन सही है किंतु कारण गलत है। सेकंड है, अभिकथन गलत है किंतु कारण सही है। थर्ड है, दोनों अभिकथन तथा कारण सही है एवं कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। फोर्थ है, दोनों अभिकथन तथा कारण सही है किंतु कारण अभिकथन की व्याख्या नहीं करता है। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपका थर्ड, यानी कि दोनों अभिकथन एवं कारण सही हैं तथा कारण अभिकथन की व्याख्या करता है। दोस्तों, हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही होते हैं। और क्या, हाथी 14 से 15 साल बाद झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। यही कारण है इसका कि झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे बचते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हम 62 पे चलते हैं। एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 4 खाएं आम 12 महीने में आम पापड़ बनाने की कहानी है, ताकि न सिर्फ प्रक्रिया और तकनीक को बच्चे समझें बल्कि पकाने और संरक्षण के कौशल को भी सराह सकें होगा, यहाँ पे गलत लिखा है, सराह सकें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार इस पाठ के माध्यम से ईवीएस का कौन सा सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा रहा है? किसी वस्तु को बनाने में कितनी श्रम की ज़रूरत होती है उसकी व्याख्या करना, प्राकृतिक परिवेश से किस प्रकार से विभिन्न वस्तुएं बनाई जा सकती हैं उनकी चर्चा करना, अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभव पहलुओं से जुड़े अवलोकन एवं उदाहरणों की सहायता से समझ का विकास करना, आम पापड़ किस प्रकार से बनाया जाता है इसकी समझ विकसित करना। तो 62 का आपका कौन सा सही होगा? 62 का आपका थर्ड, यानी कि अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभव के पहलुओं से जुड़े अवलोकन एवं उदाहरणों की सहायता से समझ का विकास करना। दोस्तों, तभी तो उन्हें अमूर्त के स्थान पर, यानी सिर्फ पाठ पढ़ा देना ही संभव नहीं है, अनुभवों से उनको क्या करना, जोड़ना जो है। इसमें अगर आप देखेंगे, खाएं आम 12 महीने में आम पापड़ बनाने की कहानी है, ताकि न सिर्फ प्रक्रिया और तकनीक को बच्चे समझें बल्कि पकाने और संरक्षण के कौशल को भी सराह सकें। समझ रहे हैं? एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 4 में ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम चलते हैं। मोहन कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है।
वह अपनी कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों को श्यामपट्ट पर लिखता है। अपने माता पिता और दादा दादी के समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता करें और उसकी वर्तमान स्थिति से तुलना करें। उपरोक्त गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी? भूमिका निर्वाह, परियोजना, चर्चा करना, साक्षात्कार। तो इसमें क्या होगा? इसमें सेकंड आपका सही हो जाएगा, परियोजना। मोहन कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों को श्यामपट्ट पर लिखता है। अपने माता पिता और दादा दादी के समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता करें और उसकी वर्तमान स्थिति से तुलना करें। तो क्या उपरोक्त गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति है? तो सबसे उपयुक्त रणनीति परियोजना है। यहाँ पे परियोजना यानी प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्चना कक्षा 4 की एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा में बच्चों के 2 समूह बनाती है और विद्यालय में यूनिफॉर्म होनी चाहिए या नहीं इस विषय पर वाद विवाद गतिविधि करती है। अर्चना ने अपनी कक्षा में वाद विवाद क्यों कराया? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण नहीं हो सकता? इसमें क्या पूछा है? इसमें से कौन सा उपयुक्त कारण नहीं हो सकता है? ये बात आप ध्यान रखेंगे एग्जाम में कि कहाँ हो सकता है या नहीं दिया गया है। बच्चे का काफ़ी ज़्यादा इस बात का ध्यान नहीं देते हैं और इससे उनका क्वेश्चंस गलत हो जाता है। ये दिया गया है, वाद विवाद से बच्चों को किसी बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने और समझने का मौका मिलता है। ये तो सही है। यहाँ पे कक्षा में बच्चों को अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। ये भी सही बात है। कक्षा में बच्चों को अपने अनुभव साझा करने का अवसर प्राप्त होता है। वाद विवाद से बच्चे अपने साथियों के ज्ञान का आकलन कर लेते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है, इस विषय पर वाद विवाद गतिविधियां कराती है। अर्चना ने अपनी कक्षा में वाद विवाद क्यों कराया? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण नहीं हो सकता? इसमें सबसे उपयुक्त दे दिया गया है। इस बात का आप ध्यान रखें कि जो सबसे उपयुक्त कारण नहीं है, यानी कि जो सबसे उपयुक्त कारण है उन्हें तो आप ध्यान में रखिए, लेकिन जो सबसे उपयुक्त कारण नहीं है वही आपके आंसर हो जाएंगे। तो इसमें से सबसे उपयुक्त कारण कौन से नहीं लग रहे हैं? कक्षा में बच्चों को अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, ये तो बात सही है, लेकिन क्या ये सबसे उपयुक्त कारण है? तो सबसे उपयुक्त कारण यहाँ पे ये नहीं होगा। बात करें कक्षा में बच्चों को अपने अनुभव साझा करने का अवसर प्राप्त होता है, ये भी सही है। वाद विवाद से बच्चे अपने साथियों के साथ ज्ञान का आकलन कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ज्ञान का आकलन करना नहीं है, यहाँ पे यूनिफॉर्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए विद्यालय में, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, यानी कि बी और डी, यानी कि ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं 65वें क्वेश्चन पर। बच्चा विभिन्न कुशल कार्यों जैसे खेती और दैनिक जीवन में उनकी विरासत बुजुर्गों से का वर्णन करता है। उपरोक्त कथन है सीखने के सूचक, सीखने के उद्देश्य, दक्षता कथन या सीखने के प्रतिफल। तो इसमें बच्चा का के लिए क्या हो रहा है? इसमें लर्निंग इंडिकेटर है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी है, लर्निंग आउटकम है। क्या हो रहा है? बच्चा विभिन्न कुशल कार्यों जैसे खेती और दैनिक जीवन में उनकी विरासत यानी बुजुर्गों से का वर्णन करता है। तो ये क्या कर रहा है? सीखने के प्रतिफल यानी कि लर्निंग आउटकम का ये एक लाइफ उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? तेलंगाना, केरल, ए है आपका कर्नाटक, केरल, थर्ड है आपका तेलंगाना, फोर्थ है आंध्र प्रदेश। तो बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? बंगाल की खाड़ी की तरफ ना तो कर्नाटक है, ना ही केरल है और ना ही आपका तेलंगाना है। तो आपका 66 का फोर्थ ऑप्शन यानी कि आंध्र प्रदेश सही हो जाएगा।
एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की 5वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में पाठ 13 गौरव जानी के अद्भुत यात्रा का वर्णन करती है। यह पाठ निम्नलिखित में से कौन से थीम का हिस्सा है? आपसी संबंध, काम और खेल, परिवार और मित्र, आवास। तो गौरव जानी पाठ 13 अद्भुत यात्रा का वर्णन करती है, अद्भुत यात्रा का वर्णन करती है। ठीक है, तो आपसी संबंध, काम और खेल, परिवार और मित्र, आवास। तो इसमें जो गौरव जानी है वो आपका आवास का क्या है, इसका थीम जो है वो आवास है। 4th आपका सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देती है? पर्यावरण अध्ययन एक रचनावादी कक्षा है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देती है? बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर रहे हैं। बच्चे अवधारणाओं के बीच की नई नई कड़ियों को जोड़ने में अपना अनुभव उपयोग कर रहे हैं। बच्चे ठोस वस्तुओं पर क्रिया करके सीख रहे हैं। बच्चे के अनुभव को सम्मान दिया जा रहा है। तो इसमें क्या पूछा है? नहीं होती दिखाई दे रही। रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती दिखाई दे रही है? तो बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर रहे हैं, तो ये कोई रचनावादी कक्षा की उदाहरण नहीं है। तो यही पूछा था इसमें। बाकी सब में क्या है, रचनावादी कक्षा का ठीक ठीक आपको उदाहरण मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 है। सिद्धि कक्षा 4 की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा के बच्चों को एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का पाठ 10 हुतुतु पढ़ाने के लिए सभी बच्चों को वह खेल के मैदान में ले जाकर कबड्डी खेल खिलाती है। खेल खेलते से पहले वह सभी बच्चों को इस खेल के नियम भी बताती है। शिक्षिका इस खेल को खेलने से पहले बच्चों को नियम क्यों बताती है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है? इसमें आपको सबसे उपयुक्त कारण आपको बताना है। ठीक है, वह बच्चों को ध्यान इस ओर खींचना चाहती है कि खेल की तरह ही जीवन में भी हम नियम बनाते हैं ताकि सभी कार्य सही ढंग से किए जाएं। हम सभी समाज में इसी प्रकार के नियमों से बंधे हैं जिसके द्वारा हम आपस में मतभेद और झगड़े सुलझाते हैं। नियम बनाने से सभी बच्चों का ध्यान खेल की अपेक्षा नियम पर बहुत अधिक रहता है। तो ये आपका कुछ सही नहीं लग रहा है ये। ठीक है, और अगर हम बात करें ए, बी और सी की, तो ये आपका सही लग रहा है। तो आपका सिर्फ डी ऑप्शन नहीं होगा और ए, बी, सी यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 69 का 3rd। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 70 पर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं सही विकल्प चुनिए। अभिकथन है, जैव मात्रा एवं जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। पारंपरिक स्रोत वे हैं जिनका स्वभाव नवीकरणीय होता है। तो क्या पारंपरिक स्रोत है वो जिनका, क्या बोला है? नहीं, पारंपरिक स्रोत वे हैं जिनका स्वभाव नवीकरणीय है, ये गलत है। इनका स्वभाव नवीकरणीय नहीं है। रिन्यूएबल थोड़ी ना है ये। परंपरागत स्रोत जैसे कि पेट्रोल, डीजल, इस तरीके के कोयला, ये सब नवीकरणीय स्रोत नहीं है। तो यानी कि आपका ए जो है सही हो जाएगा और आर गलत है। तो ए सही और आर गलत है, यानी कि फर्स्ट आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं 71 पर। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। सन 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला थी। तो आप सभी को पता है
कि 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पे सबसे पहले पहुंचे थे, लेकिन सन 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला नहीं थी। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। इसमें भी आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए सही है, परंतु वह गलत है। ऐसा पाया गया है कि बच्चों के सीखने और प्रगति का अवलोकन करते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं। यह गलतियां हमारे पूर्वाग्रहों का परिणाम हो सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होनी चाहिए? पोर्टफोलियो में बच्चों के काम के नमूने, बच्चों की योग्यता व कार्य निष्पादन के संबंध में पहले के अनुभव, किसी एक विषय और उसके किसी एक क्षेत्र की परीक्षा से जुड़े पूर्व परिणाम, बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि। तो बताइए इसमें जो 72 का पोर्टफोलियो में बच्चों के काम के नमूने, यही आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एक पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होनी चाहिए? तो ये पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होनी चाहिए। ये आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 पर चलते हैं। जिन बकरियों के बालों से मुलायम पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं वे लगभग 5000 मीटर ऊंचाई में पाए जाते हैं जहां बहुत सर्दी पड़ती है। ये तो सही लग रहा है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों के परत उग जाते हैं। ये भी आपका सही लग रहा है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें ये आपका दोनों ए और आर सही है और आर ए की व्याख्या करता है। ये व्याख्या कर रहा है ना कथन का, आपका भी कथन का, कि क्यों उनके शरीरों पे बकरियों के बाल उग जाता है, क्योंकि उतनी ऊंचाई पर ठंड होती है। उनको ठंड से बचाने के लिए उनके शरीर पर बाल उगती है, जिससे आपका पश्मीना शॉल बनाई जाती है। अनीमिया के कारण बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते और उनमें फुर्ती की कमी होती है। अनीमिया बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर करता है। तो इसमें से कौन सा आपका सही है? ये दोनों आपका सही है, यानी कि कथन दोनों, 1 तथा 2 दोनों सही है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से सही मिलान चुनिए। आपको इसमें से सही मिलान कौन सा है वो बताना है। लावड़ी तमिलनाडु, बिल्कुल नहीं। भरतनाट्यम उड़ीसा, बिल्कुल नहीं। कथक कर्नाटक, कथक कर्नाटक का नहीं है, ये भी गलत। बिहू असम, ये आपका फोर्थ जो है सही हो जाएगा। तो आपको कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं और किस राज्य से हैं ये भी आप जो है याद कर लीजिएगा। गाय के आगे के दांत छोटे तथा पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्रमशः घास काटने तथा घास को कुतरने के लिए, क्रमशः घास कुतरने तथा घास को काटने के लिए, क्रमशः घास काटने तथा घास चबाने के लिए, क्रमशः घास चबाने तथा घास काटने के लिए। तो इसका थर्ड जो है आपका सही हो जाएगा, क्रमशः घास काटने। आगे के दांत बड़े हैं तो किस लिए हैं? घास को काटने के लिए। तथा पीछे के छोटे हैं, पीछे के दांत चपटे हैं, तो वो क्या करने हैं? चबाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कारण है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में किस्से और कहानियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है? दोस्तों सबसे उपयुक्त जब पूछता है तो कंफ्यूजिंग रहता है, क्योंकि चारों जो होता है वो कहीं ना कहीं सही कथन रहते हैं, लेकिन आपको सबसे उपयुक्त बताना है। ये आप एग्ज़ाम में भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक किस्से और कहानियों को रुचि लेकर सुनाते हैं, इसलिए इनको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। बच्चों का पर्यावरण से संबंधी मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से और कहानियों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि बच्चों
कहानियाँ, क्योंकि बच्चे कहानियों के पात्रों से अपने आप को आसानी से जोड़ लेते हैं, इसलिए उनको पाठ्य पुस्तकों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। किस्से और कहानियाँ समाज को पसंद है, इसलिए इनको पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो किस्से कहानियाँ समाज को तो पसंद है, लेकिन इसी वजह से थोड़ी ना जगह दे दिया गया है। यहाँ पे आपको सबसे उपयुक्त पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे उपयुक्त आपका ऑप्शन बी और सी है, यानी कि ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक के पाठों में आम जिंदगी की वास्तविक घटनाओं, रोज़मर्रा की समस्याओं और आज से जुड़ी कुछ ज्वलंत समस्याओं को रखा गया है। इन सभी समस्याओं पर बच्चे खुलकर बहस कर सकें, समस्याओं से अवगत हों, उनके प्रति संवेदनशील बने और सही समझ बना सकें। ठीक है, तो इसमें आपका अभिकथन और कारण दोनों सही है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, जैसे कि आपने दोनों अभिकथन और कारण को पढ़ा। ठीक है, तो इसमें आपका थर्ड सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उबला हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लेता है? निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर है, चुनें। 4 घंटा, 5 घंटा, 2 घंटा या 3 घंटा। तो आपको इसमें बताना है कि उबला हुआ दूध पेट में कितनी देर में पचता है। तो कम से कम दोस्तों उसको पचने के लिए हमें 2 घंटे लगते हैं। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका इसमें सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति मृत समुद्र या खारी झील में नहीं डूबेगा, भले ही वह तैरना न जानता हो। इसकी वजह है समुद्र के पानी का न उच्च न निम्न घनत्व, समुद्र के पानी की मात्रा, समुद्र के पानी का उच्च घनत्व, समुद्र के पानी का निम्न घनत्व। तो आप सभी को पता है कि समुद्र के पानी का उच्च घनत्व उसे डूबने नहीं देगा। जो खारे समुद्र होता है, जिसमें बहुत खारापन होता है, जैसे कि मृत समुद्र होता है, उसमें इंसान नहीं डूब सकता, चाहे उसे तैरना आए या ना आए। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल तत्वों से बना है? स्टील, आयरन, जिंक, टिन, लिथियम, सोडियम, ब्रास, पोटेशियम, ब्रॉस, कॉपर, एल्यूमिनियम। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा केवल तत्वों से बना है। तत्वों का मीन्स इसमें से सिर्फ एलिमेंट ओनली। ठीक है, तो इसमें से आपका जो तत्वों से बना है वो टिन, लिथियम और सोडियम, यानी कि ऑप्शन सेकेंड आपका सही हो जाएगा दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने 82 क्वेश्चन पर। पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक कुछ बच्चों की गतिविधि कराने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन कराता है तथा उसका एक वर्णनात्मक टिप्पणियाँ भी दर्ज करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपकरण हो सकता है? अवलोकन सूची, उपाख्यानात्मक अभिलेख, रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो। तो पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक कुछ बच्चों की गतिविधि कराने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करता है तथा उसका एक पर्यावरणात्मक टिप्पणियाँ भी दर्ज करता है। तो यानी कि उपाख्यानात्मक अभिलेख, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ये भी हमेशा लगभग एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2 भारतीय पक्षी वृक्ष या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। ये 2 भारतीय पक्षी हैं बसंत गौरी और शक्करखोरा, दर्जिन चिड़िया और कलचिड़ी और वीवर पक्षी, शक्करखोरा और दर्जिन चिड़िया। तो बताइए कि लटकता हुआ घोंसला कौन सी 2 चिड़िया बनाती हैं? जो पेड़ों से लटकता हुआ घोंसला होता है, आप देखे होंगे, तो उसको जो है शक्करखोरा और दर्जिन चिड़िया, ये 2 चिड़िया ऐसी हैं जो कि लटकता हुआ घोंसला आपका बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 है।
कथन ए एवं बी को ध्यान से पढ़ें। कथन ए है, ठंड के मौसम में छिपकलियां लंबी और गहरी निद्रा में चली जाते हैं। कुछ ऋतुओं में कुछ जानवर लंबी गहरी निद्रा में चले जाते हैं। तो इसमें कौन सा आपका सही होगा? ए सही है परंतु बी गलत है, ए गलत है परंतु बी सही है, ए दोनों ए और बी सही है और बी ए की व्याख्या करता है। यही आपका थर्ड सही हो जाएगा 84th का। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ठंड के मौसम में छिपकलियां क्या होती हैं, कुछ लंबी समय के लिए निद्रा में चली जाती हैं। कुछ ऋतुओं में कुछ जानवर लंबे समय गहरी निद्रा में चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षक अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को समूह में बांटकर विद्यालय में मौजूद उनसे कुछ वस्तुएं इकट्ठे करने को कहता है। इसके बाद वह बच्चों के साथ बैठकर उन वस्तुओं को विभिन्न समूह में बांटने के लिए कहता है। बच्चे वस्तुओं को उनके गुण के आधार पर विभिन्न समूह में बांट देते हैं। शिक्षक के द्वारा इस गतिविधि को कराने का क्या सबसे उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है? गतिविधि बच्चों में सीखने के अन्य पक्षों की तुलना में संज्ञानात्मक पक्ष को काफ़ी हद तक मजबूत करती है। गतिविधि बच्चों के सभी अवधारणाओं की समझ विकसित करती है। प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हुए बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। गतिविधि कराने से बच्चे परिभाषा और तथ्यों को सीखने में बहुत कम गलतियां करते हैं। तो इसमें से आपका कौन सा सही होगा? इसमें से सबसे उपयुक्त है थर्ड, प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हुए बेहतर तरीके से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राकेश कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में बच्चों से एक गतिविधि करने के लिए कहता है जिसमें सभी बच्चे यह अवलोकन करते हैं कि कौन सी वस्तु पानी में तैरती है और कौन सी पानी में डूब जाती है। गतिविधि के उपरांत कुछ बच्चे शिक्षक से पूछते हैं कि कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं और कुछ वस्तुएं पानी में तैरती हैं, ऐसा क्यों है? निम्नलिखित परिस्थितियों में एक शिक्षक को क्या सबसे उपयुक्त करना चाहिए? शिक्षक को बच्चों से कहना चाहिए कि ऐसा घनत्व के कारण हो रहा है। प्रत्येक बच्चे को निरीक्षण करने, अपनी टिप्पणियां दर्ज करने और उन टिप्पणियों का अर्थ बताने की आज़ादी दें। प्रत्येक बच्चे को परिकल्पना करने, परीक्षण करने और गतिविधि आधारित सामान्यीकरण करने का अवसर प्रदान करें। शिक्षक को यह कहना चाहिए कि इसका मुख्य कारण आप अपनी बड़ी कक्षाओं में समझेंगे। तो ये तो बिल्कुल गलत है। डी देख लीजिए, अब डी जिसमें है आप काट सकते हैं। तो डी तो एक ही में दिया गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना होगा कि इसमें कौन सा सही है। शिक्षक को बच्चों को कहना चाहिए कि ऐसा घनत्व के कारण होता तो है, लेकिन क्लास 5 में सिर्फ ये कह देना कि घनत्व के कारण है, बच्चा समझ जाएगा। घनत्व भी तो उसको समझ में आना चाहिए कि क्या चीज़ें होती हैं। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, यानी कि बी और सी आपके सही हो जाएंगे। दोस्तों, इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को 100% सही कर लेंगे अगर आपको इस तरीके की टेक्निक आती होगी। ए अगर आपका गलत हो गया और डी गलत हो गया तो केवल एक ए तो पहले ही आपका गलत है, आपने डी भी गलत कर लिया, तो सिर्फ बचा क्या? बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। आज जब भारत में 10 AM समय है, आज ही में लगभग मध्याह्न है। जब भारत में सुबह के 10 बजे हैं, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है? इट इज़ 10 AM नाउ इन इंडिया टुडे, इट इज़ अराउंड नून ऑफ टुडे इन। तो दोपहर का समय कहाँ पे हो जाएगा? भारत से पहले जहाँ पे सुबह हुई होगी वहाँ पर दोपहर का समय हो जाएगा। तो भारत से पहले कहाँ सुबह होती है? तो आप सभी को पता है कि भारत से पहले सिंगापुर में सुबह होती है। हालांकि जापान में भी तो होती है, लेकिन जापान में और
जब इंडिया में 10 बज रहे हैं तो जापान में और ज़्यादा समय हो जाएगा। सिंगापुर आपसे कम से कम लगभग 2 घंटे आगे है, तो 2 घंटे यानी कि 11-12 आपके बज रहे होंगे सिंगापुर में। तो आपका इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। लंदन और कराची तो बिल्कुल नहीं होंगे क्योंकि ये हमसे पीछे हैं। पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे कम होती दिखाई देगी? पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे कम होती दिखाई देगी बाल केंद्रित कक्षा में? दोस्तों, अगर आपने मेरे और वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि हमने उसमें बाल केंद्रित कक्षा कैसी होती है इसकी अलग से वीडियो सीडीपी की क्लास में हमने आपका कराया है। हमारी क्लासेस सीडीपी की भी अलग से चल रही हैं, वो भी आप कर लीजिए। तो इसमें कहा गया है कि बच्चे कक्षा में चर्चा करते हुए अपने अनुभव बांटते हुए भी दिखाई देंगे। बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देंगे। बच्चे तरह तरह की गतिविधियों में सक्रियशील होकर कार्य करते हुए दिखाई देंगे। बच्चों की गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन होता दिखाई देगा। इसमें सबसे कम होता दिखाई देगा, तो इसमें सबसे कम होता क्या दिखाई देगा? बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देंगे, तो यही आपका सबसे कम दिखाई देगा, क्योंकि इसमें बाल केंद्रित शिक्षा की बात हो रही है। और बाल केंद्रित शिक्षा क्या है इसके बारे में हमने डिटेल्ड में सीडीपी की क्लास में बताया है। सीडीपी की 2nd या 3rd क्लास है वो, शायद आप वीडियो सेक्शन में हमारे चैनल में जाके देख लीजिएगा। 89वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 30 जनवरी 2023 को नई दिल्ली स्टेशन से बेंगलुरु के लिए ट्रेन पकड़ी। ट्रेन नई दिल्ली से 17 घंटे पर 17 बजे या घंटे पर चली और 17 घंटे पर 31 जनवरी 2023 को बेंगलुरु पहुंची। यदि नई दिल्ली और बेंगलुरु के बीच की कुल दूरी लगभग 1776 किलोमीटर है, तो ट्रेन की पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी? तो यहाँ पर आपको इसमें औसत यानी कि एवरेज टाइम पूछा गया है और आपको इसमें 1700 दूरी दे दी गई है। 1700 कितना 76 किलोमीटर, और 17 बजे चली थी और 17 बजे ही पहुंची, यानी कि कितनी देर में? 24 घंटे में। अब आप इसे जब डिवाइड करेंगे 24 से, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 74 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। 90 क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन और कारण को आगे रखा गया है। कथनों को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यचर्या थीम पर आधारित है और प्रत्येक थीम अंतः संबंधी है। कारण है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या को थीम आधारित रखने का सबसे मुख्य कारण है कि इससे हर थीम की गहरी समझ बनती है और हर थीम की शुरुआत सवालों से होती है। तो बिल्कुल सही है, इसमें अभिकथन और कारण सही है और कारण अभिकथन की सही क्या करता है? व्याख्या भी करता है। दोस्तों, ये रहे आपके ईवीएस के 30 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस PYQ। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसी तरीके से और वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।